नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे G20 के साथ चीन की तैयारी और इसके साथ ही बैठक से पहले क्या क्या चीजें हुई। दरअसल भारत 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले G20 की बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार है। G20 की बैठक से देश और दुनिया को क्या हासिल होगा और भारत के लिए G20 के क्या मायने हैं, इसका पूरा रोड मैप पीएम मोदी ने रविवार को देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी G20 शिखर सम्मेलन को लेकर विस्तार से इसके महत्व के बारे में भी बताया। पूरी खबर देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। G20 की बैठक का काउंटडाउन शुरू हो गया है। G20 में शामिल होने वाली दुनिया की महाशक्तियों के स्वागत के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। बैठक से पहले पीएम मोदी ने अपना रोड प्लान देश और दुनिया के सामने रखा। भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे कई सकारात्मक प्रभाव हुए हैं और उसमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया न कि केवल विचारों के रूप में बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों में भी विश्वास के बीज बोए। उन्होंने कहा, भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम वसुदैव कुटुंबकम सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक लोकाचार से प्राप्त व्यापक दर्शन है। निकट भविष्य में भारत विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। 1 दशक से भी कम समय में भारत ने रिकॉर्ड छलांग लगाते हुए 5वां स्थान हासिल किया था। अब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। G20 का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि G20 में अफ्रीका हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी की आवाजें सुने बिना दुनिया की कोई भी भविष्य की योजना सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, दुनिया के सामने महंगाई की प्रमुख समस्या। हमारी G20 अध्यक्षता ने ये मान्यता दी कि एक देश में मुद्रास्फीति विरोधी नीतियां दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कभी एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाने वाला भारत अब वैश्विक चुनौतियों के समाधान का हिस्सा है। सभी क्षेत्रों में लिए गए G20 मंत्री स्तरीय निर्णय दुनिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विभिन्न जगहों पर अलग अलग संघर्षों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। G20 की मेजबानी पर सवाल उठा रहे चीन पाकिस्तान को पीएम मोदी ने 2 टूक जवाब दिया। श्रीनगर और अरुणाचल में G20 बैठक पर चीन और पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के हर हिस्से में बैठक कर सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर यूएन में सुधार की वकालत की। बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 20वीं सदी के मध्य का दृष्टिकोण 21वीं सदी में दुनिया की सेवा नहीं कर सकता। आज की दुनिया एक बहुध्रुवीय दुनिया है, जहां नियम आधारित व्यवस्था के लिए संस्थाएं बेहद महत्वपूर्ण है, जो निष्पक्ष और सभी चिंताओं के प्रति संवेदनशील हैं। हालांकि संस्थाएं तभी प्रासंगिक रह सकती हैं जब वे समय के साथ बदलते हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है, जिसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। अब भी G20 की बैठक के लिए चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में पीएम मोदी का दृष्टिकोण G20 के लिए बड़ा महत्व रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। संस्कृति का अध्ययन वसुदैव कुटुंबकम की थीम रखी गई है और इसके साथ साथ संदेश पूरी दुनिया को कि ये पूरी दुनिया एक ही है, एक ही परिवार है। हमें सिर्फ इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हम एक जगह तक सीमित रहें, हमारा हित ही सधे, बल्कि हमें सबके बारे में, सबका साथ सबका विकास के बारे में बात करनी चाहिए। तो चलिए, आज़ादी के अमृतकाल में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ शामिल हैं इस पूरी चर्चा में कि क्या हासिल होगा आज हमें। जितेंद्र ओझा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मंजू सेठ पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। जितेंद्र जी, क्या हासिल होने जा रहा है हम लोगों को? जबरदस्त तैयारियां हैं। बिल्कुल, देखिए, कई बार कहा जाता है कि मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में बहुत टेंजिबल डेवलपमेंट नहीं भी होते हैं, तब भी बातचीत करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है, जो आप बात कह सकते हैं, बात रख सकते हैं और एसेस भी कर सकते हैं, इवैल्यूएट भी कर सकते हैं।
देखिए एक बात तो मेरा मानना है कि बहुत सारी जो टेंजिबल कोऑपरेशन होती है वो बाइलैटरल लेवल पे होती है, लेकिन बहुत सारे जो पोस्टरिंग कर रहे हैं खास करके पाकिस्तान और चीन, वो इसमें पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान G20 का पार्ट नहीं है, बांग्लादेश और कई देशों को हम लोगों ने बुलाया है यहाँ पे। इससे एक बात तो बड़ी साफ है कि भारत की मंशा क्या है। भारत की मंशा एक है कि पूरी दुनिया जो है शांति के रास्ते पे चले, तरक्की के रास्ते पे चले, कोऑपरेशन बढ़े, हेल्दी कॉम्पिटिशन बढ़े। जबकि कुछ देश हैं जो एक न्यू कॉलोनियलिज्म का एक नया मॉडल उन्होंने इजाद किया है और उसके जरिए जो है दूसरे देशों को किस तरीके से सब्जुगेट कर रहे हैं। अपने देश के भीतर भी उन्होंने सब्जुगेट किया और व्यवस्थाओं में बहुत सारे गैप हैं, चाहे वो अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम की गैप की बात करें या किसी चीज की गैप की बात करें, उसमें चीन जो है एक अलग तरीके से उभर के आया है, बहुत बड़ी आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल पावर बन के आया है। लेकिन उसकी शक्ति से पूरी दुनिया सहमी हुई है, खास करके जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं वो भी सहमे हुए हैं। दुनिया के दूसरे प्रजातंत्र है उनके भीतर चिंताएं बढ़ रही है और भारत के भीतर भी चिंताएं बढ़ रही है। लेकिन मैं सब मिला के यही कहूंगा कि देखिए चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। पूरी दुनिया आश्वस्त होती ही है कि अगर भारत तरक्की करता है और जब जब सभ्यता के रूप में जब जब हमने प्रोग्रेस किया है तो दुनिया के तमाम देशों में प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है। यहाँ तक कि चाइना को देखें कि चाइना की तरक्की तब होती है जब भारत से बुद्धिज्म की फिलॉसफी जाती है, वहां उनका वॉरिंग फेज खत्म होता है, हान डायनेस्टी आती है और उसके बाद तांग ये जो डायनेस्टीज आती हैं, वहां चाइना की प्रोग्रेस होती है। तो खैर वो इतिहास की बहुत पुरानी बातें हो गई है। आज जो है दुनिया भारत के प्रजातंत्र से कुछ देखना चाहती है, समझना चाहती है, भारत के नेतृत्व के रूप में देखना चाहती है। क्यों? क्योंकि पश्चिम से भी बहुत से देशों को एक संदेह है, उनको लगता है कि सब कुछ होने के बाद एक संवाद है, सेंसिटिविटी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि उनके प्रजातंत्र के जो कुछ ढांचे हैं, जो एक्सेलेंस, जो इनोवेशन उन्होंने किया है, उससे सारी दुनिया को भी सीखने की जरूरत है। तो कुल मिला के ये दुनिया के 20 सबसे बड़े देश और 19 सबसे बड़े देश आप समझें और यूरोपियन यूनियन है, तो ये सब लोग जब आते हैं, मिलके बैठते हैं और आगे क्या दिशा होगी मानव जाति के लिए, तो उससे पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे मैं समझता हूँ कि मल्टीलैटरल लेवल पर भी, बायलैटरल लेवल पर भी बहुत सारे कोऑपरेशन की बातचीत होगी, गुंजाइश निकलेगी। और अफ्रीका के बारे में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम उनके नेचुरल हितैषी हैं, तो वहां से भी बहुत बातों के आगे बढ़ने की संभावना है। बहुत सारी संभावना है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन पे और पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट के कोऑपरेशन पे। ठीक है मंजू जी, अभी तक तो यही चलता आया था, मैं हूं दूसरा कोई नहीं, विकसित देशों की अगर बात करें। लेकिन भारत एक संदेश दे रहा है, भाई सबका साथ सबका विकास। क्या वो शक्तियां, वो ताकतें जो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश है तो, लेकिन दिखाने की भी कोशिश करती हैं, दबाव बनाने की भी कोशिश करती हैं, क्या इस बात से सहमत होती नजर आएंगी? हम ये संदेश दे पाएंगे, छोड़ते इसकी कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा और हम पड़ भी रहा है। अब हम देख रहे हैं कि कैसे उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स इंडिया और जो इंडिया जो राह दिखा रहा है उसको वो काफी सीरियसली ले रहे हैं सारे देश और सब लीडर्स। अगर उनके स्टेटमेंट्स हम देखें, इंडिया ने बोला है कि मल्टीलैटरल बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं सारे, इनको बिल्कुल रिफॉर्म करना चाहिए और सबकी वॉइस उसमें आनी चाहिए। और हमने देखा कि जो बाइडेन के ऑफिस से, वहां से वॉशिंगटन से एक मैसेज आया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन बिल्कुल इसके फेवर में है और वो काम करेंगे इस डायरेक्शन में, G20 में अपना योगदान देंगे, जिससे ये जो इंस्टीट्यूशंस है और स्ट्रांग बने और इनको और प्रबल बनाया जाए और जो उनकी जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने में वो बिल्कुल फुल अपना सपोर्ट देंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इंडिया ने कहा है कि सिर्फ जीडीपी की बात नहीं होनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, लेकिन ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की तरफ अप्रोच होना चाहिए। और वो थोड़ा सा सब कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो समझ भी रहे हैं और मुझे लग रहा है बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हम बिल्कुल 100% तो नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेटली एक इम्पैक्ट रहेगा उनके अप्रोच में। और हम देखेंगे जब ये समिट का जो आउटकम आएगा, डॉक्यूमेंट आएगा जो भी, उसमें जरूर ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। इंडिया का अप्रोच, इंडिया का जो इसमें जो हमने कहा है कि इट शुड बी इंक्लूड द ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, और AU को भी हमने इंक्लूड करने के लिए कहा है। तो ये सब चीजें जो हैं, इंडिया का जो अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट जो है पिछले G20 मीटिंग से, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल असर करेगा, इम्पैक्ट करेगा सारे कंट्रीज को।
और ऑलरेडी थोड़ा जैसे मैंने कहा इसकी तरफ मूव शुरू हो गया है कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की तरफ सारे कंट्रीज अपना जो एफर्ट है और जो अपना पॉलिसीज हैं उसकी तरफ अलाइन करें। और ये हम देखेंगे कि ये G20 में भी निकल के आएगा। और जो हमने मुद्दे हम जो जिन पे फोकस कर रहे हैं, एनर्जी पे और क्लाइमेट चेंज पे, डेवलपमेंट पे, विमेन लेड डेवलपमेंट और सारी जो मुद्दे हैं उन पे सब पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। नॉट 100% बट डेफिनेटली एक सब्सटैंशियल प्रभाव रहेगा इंडिया के। अपने व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी यहाँ पर हम देते हुए एक दूसरे को नजर आते हैं। और ये मंच जो है बेहद खूबसूरत मंच है जहाँ पर दुनिया के तमाम बड़े लोगों का जमावड़ा लगता है जो दुनिया के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में अमल करते हैं और फिर वहीं से निर्णय सारे किए जाते हैं कि क्या एक हमारी भूमिका होनी चाहिए समाज को लेकर, दुनिया को लेकर, पृथ्वी को लेकर, सृष्टि को लेकर। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और सवालों के जवाब तलाशेंगे क्योंकि दुनिया देख रही है आज भारत की तरफ। तो भारत में ऐसा क्या है जो दुनिया चाहती है कि उसके करीब आना, उससे दोस्ती बढ़ाना और उसके यहाँ निवेश करना। G20 को लेकर बातचीत कर रहे हैं हम, चर्चा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि क्या हासिल होगा इस पर हमने बात की। जितेंद्र जी के पास फिर से हम चलते हैं। मंजू सेठ भी हमारे साथ बनी हुई है। जितेंद्र जी, हम अक्सर देखा है मीडिया में, ये हमारे गुणगान करने का मौका है या हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले वक्त में हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, बातचीत करने भर से बात नहीं होगी। हमें एक मजबूत एग्जाम्पल बनकर डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। एक तो हमारी इंटरनल कैपेसिटी की भी बात होती है। तो देखिए, बहुत प्रॉमिसेस भी हैं, बहुत पोटेंशियल भी है, बहुत चैलेंजेस भी हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो बड़ी ही एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में हमने डेमोक्रेसी को सस्टेन किया है और सस्टेन ही नहीं किया है, बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस भी किया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं और जो बातें हमारी प्रोग्रेस को इंटरफेयर कर रही हैं, इम्पीड कर रही हैं, वो सारी डोमेस्टिक हैं। लेकिन बहुत हद तक डोमेस्टिक हैं, सिर्फ ऐसी बात नहीं कि हम कहेंगे कि सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नहीं है। तो ये ग्लोबली कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिस इश्यूज से एक भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश को दिक्कत होती है, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए। एक फेवरेबल ग्लोबल ऑर्डर की हम बात बनाए, जिस फेवरेबल ग्लोबल ऑर्डर में जो हमारे जैसी डेमोक्रेसीज हैं वो कैसे सर्वाइव करे, वो कैसे राइज करे, वो कैसे प्रोग्रेस करे। तो यही बात है कि इसमें देखा जाए कि अमेरिका का सब कुछ दिक्कत होने के बावजूद वो एक डेमोक्रेसी है। टेररिज्म का उसका भी एक हिस्ट्री रहा है। कई मुद्दों पे अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वहाँ के कॉर्पोरेट के जरिए कहिए या वहाँ के दूसरी लॉबीज हैं या लेफ्ट लिबरल लॉबीज हैं, कुछ कहिए, उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिससे वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। तो कैसे हम उनके साथ नेगोशिएट करें, हर बार कॉन्फ्रंटेशन की बात होती है। लेकिन दो फोर्सेज और है। एक तो फोर्सेज है जो रेडिकलिज्म और टेररिज्म की फोर्स है और दूसरा चाइनीज अथॉरिटेरियनिज्म और फेक अथॉरिटेरियनिज्म और साथ में एक न्यू कॉलोनियलिज्म का नया मॉडल जो उन्होंने बनाया है, यानी एक्सपेंशनिज्म का जो मॉडल उन्होंने बनाया है कि दुनिया भर के रिसोर्सेज को ले लो, रिसीव के जरिए, धोखे के जरिए, और उसके बाद न्यूज से अच्छी अच्छी बातें करो, जहां पहले मौका मिलता है दूसरे देशों को चाकू मार दो, उनको बैकस्टैप कर दो। तो ये जो है ट्रस्ट सेंटर्ड ग्लोबल ऑर्डर की जो बात आप करते हैं वो इसमें इंटरफेयर होता है। तो ये जो चाइनीज ओलिगार्की है या जो भी आप कहें सीसीपी की एक डोमिनेंट सिस्टम है, हम सिर्फ क्रिटिसाइज करके बात नहीं बना सकते हैं। उन तमाम चीजों से सीखे, देखे और उसके बाद जो है एक एग्जाम्पल के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में ही इमर्ज करें। तो मैं सही कह रहे हैं आपकी, सिर्फ महिमा मंडन, सिर्फ अच्छी बातें नहीं होनी चाहिए। ये एक कॉन्क्रीट चैलेंज है, ये एक अपॉर्चुनिटी है और ये इस बात को भी दर्शाता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आपकी डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर से नहीं शेप हो रहे हैं। आज बहुत ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो कैसे हम बाहर की दुनिया को देखे, सोचे, समझे और कैसे अपने जो भीतर की ताकत है उसको ऑप्टिमाइज करें। तो मैं समझता हूं कि ये चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और हमें इसको लेके सजग रहना है, अपने स्ट्रेंथ को जानना है और अपने कंस्ट्रेंट्स है या जहां हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है उसको भी देखना है और वर्ल्ड को कैसे शेप किया जाए, ये एक मौका है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जीडीपी और ये बहुत गहरी बात कही आपने, मतलब जितेंद्र जी ये बहुत गहरी बात आपने कही। मंजू जी, इस बात को हम और आगे समझना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए गुणगान का वक्त नहीं है, हमारे लिए ये इस मौके को भुनाने का वक्त है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी किस तरह की उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसे में कई चैलेंजेस भी आज दुनिया के सामने खड़े हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब खेमेबाजी होने लगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तमाम तरह के समीकरण यहां पर बदल गए। ऐसे में
शी जिनपिंग के आने ना आने पर भी थोड़ा संशय बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कई देश हैं, दक्षिण अफ्रीका है, मैक्सिको है, जापान है, इटली है, ये भी तमाम देश हैं। इसके साथ ही उनकी भी अभी कोई उन्होंने पूरी तरह से मोहर नहीं लगाई है, घोषणा नहीं की है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर इनमें से किसी की अनुपस्थिति रहती है या चीन की अनुपस्थिति रहती है तो क्या इसका असर क्या पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, ऐसा कुछ खास असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है कि बहुत समिट मीटिंग्स होती हैं मल्टीलैटरल, उसमें हर एक गवर्नमेंट हेड और चाहे हेड ऑफ स्टेट हो चाहे हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ये कोई ऐसी ग्रेट चीज नहीं है। और चीन से तो वो कह रहे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उनके हाई लेवल पार्टिसिपेशन है। रूस यस, उनके हमें ऑब्वियस रीजन के लिए वो नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा है। और लेकिन उनको फुल मैंडेट होता है, जो भी उस कंट्री से आते हैं उनको फुल मैंडेट होता है, फुल बैकिंग होती है। जो भी वो डिसीजन लेंगे या जो भी वो अपने ऑब्जेक्शंस रखेंगे या जो भी अपना साइड अपनी जो व्यूज रखेंगे, वो उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट के ही उनको डेलीगेट किया जाता है, फुल पावर्स दिए जाते हैं कि वो हमें फुली रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंट्री को और अपनी कंट्री को व्यूज को और अपने कंट्री को की अप्रोच को। हाँ, अगर खुद उनके हेड्स आते तो ज्यादा उसमें थोड़ा ऑप्टिक्स होते हैं और थोड़ा लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस मीटिंग को। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं जिसमें हमारे कंट्री से भी 2-3 जब मेरे एक्सपीरियंस से भी रहा है कि हमारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जिनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था नहीं कर पाए, वाइस प्रेसिडेंट गए या कोई और गए, तो हो जाता है कभी कभी जो भी इंटरनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो कभी कभी नहीं हम पार्टिसिपेट कर पाते। लेकिन उससे मुझे कोई पूरी G20 की मीटिंग में और उनकी आउटकम पे कोई असर ज्यादा पड़ेगा मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा। लेकिन मैसेजिंग अगर की बात हो रही है तो दैट इज अ सेपरेट इशू। अगर वो मैसेज देना चाह रहे हैं चाइना की हम इसको, क्योंकि इंडिया और चाइना के इस वक्त रिलेशनशिप थोड़ा सा खटास में है, तो वो हो सकता है कि मैसेजिंग भी करना चाहें कि हम इस वक्त नहीं होना चाहते G20 की मीटिंग में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, उसके आउटकम पे या जो भी डिसीजन होंगे और जो भी इंडिया का जो उसमें जो इनपुट होगा या और कंट्रीज के इनपुट होंगे उन पे मुझे नहीं लगता है कि मेजर इम्पैक्ट होगा। जी जितेंद्र जी, कूटनीति एक तरफ चल रही है, एक तरफ अपॉर्चुनिटी है। दो नेता, बड़े नेता जो है दुनिया के, एक तो पुतिन की हम बात कर रहे हैं, दूसरी शी जिनपिंग की हमने बात की, इनका भी शामिल ना होना क्या वाकई असर नहीं डालेगा? और दूसरी चीज कूटनीति बनाम अपॉर्चुनिटी में कैसे हम अपॉर्चुनिटी को बना पाएंगे जब कूटनीति चलती रहती है, कभी सीमा पर कब्जा, अभी चीन ने नक्शे को लेकर अपना नक्शा पारित किया, उसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने नक्शे में दिखा गया। ये क्या असर डालती है और यहाँ पर इनको कैसे साधा जा सकता है? देखिए, थोड़ा सा मैं मंजू जी से डिस्कस करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि उसकी आलोचना करेंगे। शी जिनपिंग के नहीं आने का एकमात्र वजह है कि वो एक मैसेज वो नहीं आना चाहते हैं। वो जिस किसी वजह से जिस प्लेटफॉर्म पे भारत के साथ नहीं आना चाहते, उनको लगता है कि शायद उनको कम किया जाएगा, क्योंकि जो भी उन्होंने बॉर्डर पे किया वो ठीक नहीं की। और पहले जहां भी हमारी गलती रही, जो भी गलती रही उसको भूल जाए। तो जो LAC को जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया वो गलत रहा। जिस तरीके से सैनिटाइज किया है और पूरी दुनिया आज मानने को तैयार है कि वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट फोर्सेस है जिन्होंने चाइना को बढ़ावा दिया रशिया को चेकमेट करने के लिए, जिस किसी वजह से 20 साल का समय छोड़ दें तो 1950 के पहले भी और फिर 1970 के बाद भी जो है वो चीन को बढ़ावा देते रहे हैं। तो एक इशू है। दूसरा जो है भारत का जहां तक का रुख है या किसी भी दुनिया के शांतिप्रिय देश उनका जो रुख है कि जो कुछ अमेरिका कर रहा है रशिया को डिफीट करने के लिए या जो कुछ पुतिन खुद कर रहे हैं रशिया की ताकत को उन्होंने अंडरमाइन करने के लिए, वो ग्लोबल बैलेंस को बिगाड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पश्चिम के भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उनसे जो मेरी इंटरेक्शन होती है उनकी बातें मैं सुनता हूँ या जहाँ कभी कॉन्फ्रेंसेज में मुलाकात होती है, क्लोजर कॉन्फ्रेंसेज में, ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका को भी रियलाइज हो रहा है कि रशिया के डिफीट हो जाने से भले ही एक टेम्पररी सेंस ऑफ विक्ट्री उनको मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में चाइना मजबूत हो रहा है। इस तमाम इक्वेशन के बावजूद देखिए कि भारत एक हम प्रोग्राम की वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत एक मात्र ऐसा ग्लोबल स्टेबिलाईजर कहें या बैलेंसर कहें इस रूप में है जहाँ पे वो चाहता है कि देखिए रशिया डिप्लीट नहीं हो, रशिया और यूक्रेन में कोई ना कोई तरीका निकाला जाए कि युद्ध ये हो, क्योंकि चाइना की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से ही, चाइना की जो स्ट्रेटेजिक है उसकी वजह से ही पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा पहुंचने वाला है।
तो देखिए, और तीसरी बात मैं कहता हूं कि देखिए, इन सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज इन्फोर्स नहीं की जा सकती है। इसकी बुनियाद होती है कि हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद एक ट्रस्ट के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, वो बाय फोर्स इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं। चाइना का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो वो धीरे से उससे निकल जाता है, जहां पे भी उसको जवाबदेही बनती पड़ती है, आज वो मान रहा है, कल वहां से बाहर निकल जा रहा है। तो चाइना का ये जो बिहेवियर है पूरी तरीके से, वो ये लग रहा है कि वो G20 की इस मीटिंग को कहीं ना कहीं जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी उसको सटल करने की कोशिश कर रहा है। गिवन इट्स ट्रैक रिकॉर्ड, गिवन इट्स ओरिएंटेशन, ये मेरा तो यही मानना है, और इससे फर्क पड़ेगा। और जो G20 की का जो माहौल था 90s के आखिरी के दशक में या 2000 के शुरुआत के दशक में, जब ये समिट बन के आता है, और हाल में जो रहा है, मेरे ख्याल से उस लिहाज से देखें तो चाइना का रोल एक नेगेटिव इमर्ज कर रहा है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूं कि चाइना थोड़ा आइसोलेट हो रहा है, और भारत ने जो अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया है रूस पे लेके वेस्ट के इसको, मुझे लगता है कि हम उनको कन्विंस कर पाएंगे कि देखिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए और स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी चाहिए, और ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मैसेज भारत की तरफ से जाएगा, और चाइना जो कर दिया, उनके पास ऑप्शन है, हम अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और इस सिचुएशन को डील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल पूरी तरह से तैयार है भारत मेहमान नवाजी करने के लिए, और इंतजार कर रहा है अपने मेहमानों का। क्या कुछ हासिल होगा इस पर हमने चर्चा की, लेकिन इसके साथ साथ चीन के चाल चलन पर भी रहेगी नजर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।